go straight from the bank, gassing up the tank, cranking up the radio, playing old Hank. It ain't that long till I'm back at the farm. It's the most expensive, most premium and most advanced RE that we have seen so far. But my question is it the best Royal Enfield that I've ridden? वही आज हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार खमागणी देवियों सज्जनों, my name is Vikas Yogi. You're watching us in studio and here's everything that you need to know about the brand spanking new Royal Enfield Super Meteor 650. Going up, we're coming down. There's a party on the water. It's a hell of a time. We're on a boat. We're killing time. Alright, तो जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे दो मोटरसाइकिल्स हैं। One is this beautiful green black combination with yellow की थोड़ी बहुत टचेस। बहुत ही खूबसूरत ये नज़र आता है। ये स्टैंडर्ड वेरिएंट आप बोल सकते हो जो सुपर मीटियोर 650 का है। एंड देन यू हैव दिस वन जिसको कि ग्रैंड टूरर वर्जन बोला गया है। अब ग्रैंड टूरर का मतलब है अगर आप लंबी राइड्स पे जाते हो तो आपको कंफर्ट का थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली इफ यू आर टू पीपल और इवन व्हेन यू आर सिंगल। तो उसके लिए क्या कुछ होता है, बैक रेस्ट आपको मिल जाता है, इसमें ग्रैब हैंडल भी आपको मिल जाता है जिससे कि अच्छा आपको कंफर्ट मिले। स्पेशली पिलियन के लिए ऑफकोर्स ये बनाया जाता है, तो पिलियन को ज़्यादा बेहतर कंफर्ट मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस वाली बाइक को जो कि स्टैंडर्ड वर्जन है, यहाँ पे कोई भी बैकरेस्ट आपको नजर नहीं आएगा। देयर इज अनदर चेंज, दैट इज दिस विंड स्क्रीन। अब विंड स्क्रीन जो है वो एक्चुअली अच्छी खासी ऊंची है बट वो उतना अच्छा प्रोटेक्शन नहीं दे पाती है। विंड स्क्रीन के बीच में जो गैप है, जो एक खाली सी पट्टी है, उससे विंड पास होती है और वो आपके हेलमेट को सीधा टकराती है जिससे कि थोड़ा डिस्कम्फर्ट पैदा होता है। उसके अलावा अगर आप 120 kmph से ऊपर जा रहे हो तो उस वक्त आपको ये विंड ब्लास्ट इतना ज्यादा लगेगा कि आप थोड़ा पीछे की तरफ अपने आप को महसूस करेंगे, मतलब थोड़ा धकेलती है विंड आपको। देन देयर इज वन ब्यूटीफुल सोलो वर्जन एज वेल, सोलो टूरर आप उसको बोल सकते हो, जिसके अंदर सिंगल सीट आती है, वो जो बॉबर स्टाइल सीट्स होती हैं। और वो जो सिंगल सीट वर्जन है उसकी खूबसूरती में एक और चीज़ मदद करती है, वो कि उसमें जो फिनिशर दिया है, जो सोलो फिनिशर है, वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। एल्यूमिनियम फिनिश में आपको दिया गया है, दैट लुक्स रियली रियली अपार्ट। तो आपको डिसाइड करना आपको कौन सी लेनी है। मैंने आज पूरे दिन इसको चलाया है और थोड़ी देर के लिए इसको भी चलाया है जस्ट टू चेक कि वो जो विंड ब्लास्ट है उसमें एक्चुअली कितनी मदद हो रही है। और पिलियन सीट पे भी बैठ के मैंने देखा है, मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल ऑफ कोर्स ये वाली नज़र आ रही है। नाउ व्हाट मेक्स अ क्रूज़र और क्रूज़र, उसके लिए ऑफ कोर्स रॉयल एनफील्ड ने बहुत कुछ मेहनत की है। और अगर आपने कोई भी ग्लोबल क्रूजर्स देखी हो वैसी वाली फील आपको नजर आएगी। सबसे पहले बताता हूँ आपको, इसका जो प्लेटफॉर्म है, जो फ्रेम है, उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए हैं। इट्स नॉट द सेम फ्रेम जो हमने इंटरसेप्टर 650 में देखा है। इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट फ्रेम। रेक एंगल जो है वो भी डिफरेंट है। आई थिंक 27 डिग्रीज से ज़्यादा का रेक एंगल है, जिससे कि आपको वो पोस्चर जो है वो वैसा वाला आए। फिर आप चाहे कास्टिंग की बात कर लो, एक्सट्रूजन्स की बात कर लो, वो सब चीज़ें जो हैं उनमें भी चेंजेस किए गए हैं। दैट काइंड ऑफ गिव्स इट दैट क्रूज़र सॉर्ट ऑफ अ लुक। एक और चीज़ जो क्रूज़र सॉर्ट ऑफ अ लुक देती है वो है इसके जहाँ पे आप पाँव रख रहे हो, इतना फ्रंट सेट आपको रखना पड़ता है। हाँ, इतना फ्रंट सेट का मतलब है कि अगर आप लॉन्ग टूर्स कर रहे हो, सैडल कर रहे हो घंटों घंटों तक, नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशंस। ऑल्सो जो एक प्रॉपर क्रूजर का जो शेप आता है और लीन एंगल जो है वो आपका ऐसा होना चाहिए सो दैट यू कैन ड्राइव मच मोर कंफर्टेबली। और हाईवे राइड्स पे बेसिकली इसका आपको ज़्यादा फायदा नजर आता है। तो वो चीज़ ऑफकोर्स आपको यहाँ पे दे दी गई है। एक तो सीट हाइट जो है वो आपको कम रखनी पड़ती है, 740 mm की ही सीट हाइट है। दैट मीन्स somebody who is even a skinny guy can ride it also। ये आप देख रहे हो, ये जो शेप आ रहा है, दैट मीन्स गाड़ी को खड़ा भी करना चाहते हैं या घुमाना चाहते हैं, कहीं पे भी कुछ करना चाहते हैं तो आप कंफर्टेबली कर पाओगे। इसका वेट जो है 241 kgs है। अनदर थिंग जो आपको यहाँ से साइड से नजर आएगी वो है क्रूजर जब आप स्पेशली बनाते हो, आपकी पोजीशन जो है वो सिट इन पोजीशन होनी चाहिए। मतलब यू आर बेसिकली गेटिंग इन टू द सीट, नॉट लिटरली बट यू आर एक्चुअली गेटिंग इन टू द सीट। आप इस तरीके से बैठ रहे हो और पीछे वाले की जो पोजीशन है वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत ऊपर फर्स्ट फ्लोर वाली, वो वाली बात नहीं आती है। इट्स कंपैरेटिवली वेरी फ्लैट, प्लस आप बहुत अच्छे से अंदर की तरफ टक इन होके बैठ रहे हो, जो कि अगेन एक क्रूजर्स की निशानी है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखा गया है। और यू हैव अ हैंडल बार विच इज वाइड एंड स्वेप बैक, अगेन कंफर्ट पोजीशन के हिसाब से। यस, जब आप शहर में चलाओगे तो मनूवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब कोई शार्प टर्न आता है तो उस वक्त आपको यू विल हैव टू बी स्लाइटली मोर केयरफुल।
बट अगर आप क्रूजिंग के हिसाब से देख रहे हो, स्ट्रेट रोड्स गन कर रहे हो, आप हाईवे पे चल रहे हो, तो उस वक्त ये ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन आपको देगा। और फिर उसके बाद में व्हील बेस की अगर आप बात करोगे तो 1500 mm का व्हील बेस है। अब अगर आप रॉयल एनफील्ड की कोई भी मोटरसाइकिल उठाओगे, दिस इज द लॉन्गेस्ट व्हील बेस दैट दे हैव ऑफर्ड, एटलीस्ट जो करंट जनरेशन रॉयल एनफील्ड है उनके अंदर। दैट मीन्स लंबा व्हील बेस है तो वो स्टेबिलिटी में हमेशा आपकी ज़्यादा मदद करेगा, तो वो लंबा रखा गया है। अगर आपको रेफरेंस के तौर पर बताऊं तो जो इंटरसेप्टर आती है, जो कि कई लोग टूरिंग के लिए उसको भी यूज़ करते हैं, बट अगैन उसकी सीट उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, यू हैव टू चेंज द सीट। बट उसका भी जो व्हील बेस है 1400 mm है, इसका 1500 mm है। तो अगैन अ लो स्लंग वाइड हैंडल बार फुल फ्रंट पोजीशन जो आपके फुटरेस्ट हैं वो आपको दिए गए हैं, जिससे कि यू आर इन अ कंफर्टेबल पोजीशन एटलीस्ट व्हेन यू आर ऑन अ हाईवे। अब दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत आती है जब आपको शहर में चलाना हो, एंड वो चीज़ ऑफ कोर्स क्रूजर्स के साथ में ऐसा होता है कि यूजुअली लोग क्रूजर्स तभी लेते हैं जब वो बहुत लंबी राइड्स पे जाना पसंद करते हैं, वीकेंड राइड्स करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। बट हमें बीइंग इंडियंस शहर में भी चलाना पड़ता है, सब्जी भी लानी पड़ती है, और उस केस में यू विल बी यू नो इन अ ट्रबल, क्योंकि बहुत ही लंबा रेडियस आपको नजर आएगा जब आप टर्न करोगे। तो वो चीज़ है। हाँ, लो सीटिंग पोजीशन है, उसकी वजह से इजी है, आप अपने दोनों पाँव को इजीली रख सकते हो और पीछे कर सकते हो बाइक को, बट फिर भी वो जो है वो वेट आपको उस वक्त थोड़ा बहुत फील होता है। बट वंस यू आर ऑन द मूव यू डोंट फील द वेट एट ऑल, समथिंग दैट वी ऑल लव अबाउट क्रूजर्स। बाय द वे इट्स द सेम इंजन जो कि हमने इंटरसेप्टर में देखा है। दैट मीन्स 47 bhp के आसपास आपको पीक पावर मिलती है और 52 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क मिलता है। अब आप एक बार को नंबर्स को देखकर आपको लग सकता है कि यार देयर आर बेटर क्रूजर्स, मोर पावरफुल क्रूजर्स, दैट्स राइट। बट अगर आप इसकी ट्यूनिंग देखोगे इट इज स्लाइटली डिफरेंट देन द इंटरसेप्टर, जहां पे इंटरसेप्टर में आपको इनिशियल गियर्स में उतना ज्यादा ट्रैक्टेबिलिटी नहीं मिलती है। यहां पे इनफैक्ट even when you are in a sixth gear you can literally do 30-35 kmph which is phenomenal. थर्ड गियर, सेकंड गियर ठीक है थोड़े से शॉर्ट हैं कंपेयर टू से द फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, बट आप फर्स्ट गियर, सेकंड गियर और थर्ड गियर जब चला रहे हो तो उस वक्त आपको लगता है कि हाँ आप इजीली इसको चला पाओगे। वो ट्रैक्टेबिलिटी, वो जो कैरेक्टर है वो इस इंजन में आता है। इसीलिए वो जो इंजन की ट्यूनिंग है या मैपिंग है उसमें चेंज किया गया है कि लोअर डाउन दी आरपीएम आपको अच्छी खासी पावर मिलती है, और इनफैक्ट ऑलमोस्ट 80%, 85% जो पावर है आपको वो बहुत लो आरपीएम्स पे मिल जाती है। तो ये सब चीजें इसे एक प्रॉपर क्रूजर बनाती है, समथिंग दैट वी हैव ऑल बीन वेटिंग फॉर। ऑलराइट, अब थोड़ी राइड क्वालिटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि वैसे हमने मेनली हाईवेज पे चलाया है। वी वांटेड टू गन इट, वी वर लुकिंग फॉर स्ट्रेट रोड्स जो कि जैसलमेर में अनगिनत हैं, एंड यू लव रेविंग इट, द इंजन इज सो गुड। बट राइड क्वालिटी भी आपको बीच में फील हो जाती है जब गड्ढे आते हैं या फिर हम जैसे अभी इस रास्ते पे आए हैं। सो यू नीड दैट सॉर्ट ऑफ कंफर्ट एज वेल। सो राइड क्वालिटी की बात करनी पड़ेगी। फ्रंट में आपको शोवा के बिग पिस्टन, सेपरेट बिग पिस्टन आपको सस्पेंशन मिलते हैं 43 mm के, और जो ट्रैवल है आई थिंक वो 120 mm का है। रेयर में आपको जो ट्विन शॉक अब्जॉर्बर्स मिलते हैं और उनका ट्रैवल भी लगभग आई थिंक 100 mm के आसपास है, 100-102 mm के आसपास है। अब देखिए अगर आप देखोगे तो लो स्लंग है, इसके जो टेल पाइप्स आप देख रहे हो एग्जॉस्ट लो तो है, तो अगर आप बहुत बड़े गड्ढों में लेके जा रहे हो यू विल हैव टू बी स्लाइटली मोर केयरफुल, यू विल हैव टू बी रियली स्लो इन दैट केस। बट राइड क्वालिटी में सस्पेंशंस का तो रोल है ही है, और हमने सब तरीके के रास्तों पे चलाया। फ्रंट सस्पेंशन तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बेहतरीन काम करते हैं। पर रेयर में जब मैं पिलियन बन के बैठा था तो रेयर वाले थोड़े से मुझे ज़्यादा स्टिफ नज़र आए कंपेयर टू द फ्रंट। तो फ्रंट वाले सस्पेंशन एज अ राइडर यू विल फील बेटर, बट एज अ पिलियन वो दुख दर्द जो है वो झेलना पड़ेगा। अब टायर्स की बात करोगे, फ्रंट में आपको 19 इंच का व्हील मिलता है, मतलब एक बड़ा व्हील मिलता है, और 180 सेक्शन का है। रियर में आपको 150-80 सेक्शन का है, बट 16 इंच का आपको टायर मिलता है। तो पीछे जहाँ पे विड्थ ज़्यादा है, मतलब रबर ज़्यादा है, ये इसका जो रिम है, रिम साइज़ बड़ा है, ये टायर फ्रंट वाला काफ़ी बड़ा है। ट्रेड पैटर्न की अगर आप बात करोगे, अगर आप चाह रहे हो कि बहुत ख़राब रास्तों पे लेके जाओगे तो थोड़े बहुत कई जगह पे स्लिपरी मुझे नज़र आया। जैसे कि अभी हम थोड़ा सा रोड से नीचे हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे सिंगल रोड जो थोड़ा सा नीचे हो गए थे, फिर हमने वापस से ऊपर लिया तो थोड़ा सा इम्बैलेंस या वो उतना कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं होता है। जो कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है वो है इसके ब्रेक्स। फ्रंट में 320 mm का डिस्क आपको मिलता है, रियर में 300 mm का डिस्क ब्रेक आपको मिलता है, बाइबर के ब्रेक्स आपको मिलते हैं, और जो स्टॉपिंग पावर है, ट्रस्ट मी दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट रॉयल एनफील्ड्स इवन इन दैट डिपार्टमेंट। जब हम 100, 110, 120 कर रहे थे और एकदम से जब को ब्रेक लगाना पड़ा
तो जो स्टॉपिंग पावर है वो तो शानदार है ही है, स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो बहुत ही कंट्रोल्ड है, स्पेशली फॉर अ बाइक दैट वेज सो मच। तो आपको वो कॉन्फिडेंस चाहिए ब्रेक्स में, और इन्होंने उस चीज़ में एकदम एस किया है। दे हैव डन अ ट्रेमेंडस जॉब ओवर देयर। वी हैव सीन रॉयल एनफील्ड ग्रो एज अ ब्रांड। वी हैव ऑल्सो सीन द क्वालिटी गेटिंग बेटर, वन प्रोडक्ट आफ्टर द अदर। हमने हंटर देखी है, हमने नई क्लासिक्स देखी है, उन सब में वो इंप्रूवमेंट हमने डेफिनेटली देखी है। But this is like a benchmark even for Royal Enfield and its rivals. In terms of quality, this is brilliant. आप चाहे वो यॉक्स की बात कर लीजिए, एल्यूमिनियम फॉर्ज्ड यॉक्स हैं, यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ हुआ है, हर जगह आप कहीं पे भी टच कर लीजिए, आप बटन्स की क्वालिटी देख लीजिए, बहुत सारी जगह पे कास्ट एल्यूमिनियम का इस्तेमाल हुआ है, वो सब चीज़ें, और फिनिशिंग जो है, फिर पेंट क्वालिटी है, वो सब चीज़ें आपको लगेगा कि भैया दिस बाइक बिलोंग्स टू अ सेगमेंट हायर। और शायद इसीलिए ग्लोबल मार्केट्स में इसको बहुत अच्छे से पोजीशन करने का मन भी है कंपनी का, और ये जा भी रहे हैं बहुत सारे ग्लोबल मार्केट्स में। सो दैट वे, लाइक मैंने शुरू में ही बोला, एक दो बार बोल चुका हूँ, देयर इज अ रीजन व्हाई इट्स द बेस्ट रॉयल एनफील्ड एवर, बिकॉज इट्स गॉट एवरीथिंग टॉप नॉच। नाउ द लुक्स, वैसे हम हर बार बोलते हैं कि वो बहुत ही सब्जेक्टिव होते हैं, बट डजंट इट लुक रियली रियली कूल। पहली बार रॉयल एनफील्ड की किसी मोटरसाइकिल में आपको एलईडी हेडलैम्प मिली है, एलईडी टेल लाइट भी है। हमने बहुत सारी रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल्स में देखा है, इसके छोटे भाई बहनों से लिया है कि आपको वो जो ट्रिप मीटर है वो दे दिया गया है, जिसमें नेविगेशन है। इस बार ग्राफिक्स जो है वो थोड़े से अलग किए हैं ऑफकोर्स, और जो स्पीडोमीटर है वो ट्रेडिशनल आपको दिया गया है, फिर कुछ एक इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिल जाती है इसके अंदर। उसके अलावा एग्जॉस्ट के बारे में मैंने बताया कि वो ज़्यादा टकिंग हुए हैं, ज़्यादा क्लोज हुए हैं कंपेयर टू द इंटरसेप्टर। ऑल्सो अगर मैंने आपको एग्जॉस्ट का साउंड नहीं सुनाया तो आप मुझे सुना दोगे, सो लेट मी जस्ट डू द ड्यूटीज। इट डेफिनेटली साउंड्स डिफरेंट। एक तो एग्जॉस्ट में भी चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि मैंने कहा, एयरबॉक्स जो है उसे भी बड़ा किया गया है। आखिरी बात कर लेते हैं हैंडलिंग के बारे में। मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया कि भैया क्योंकि हाईवे टूरिंग के लिए है तो कोई दिक्कत आपको होती नहीं है, बट व्हेन यू आर ट्विस्टीज और या फिर आप शहर में चला रहे हो तो थोड़ा सा आपको वो लगेगा कि रेडियस भी ज़्यादा है, और जो उसका हैंडल बार है वो आपको काफ़ी बड़ा लगेगा। बट देन द वेट मैनेजमेंट इज़ डन इन सच वे दैट यू डोंट फील सो मच वेट अगर आप थोड़ी बहुत भी स्पीड पे होते हो। सो आई थिंक आई विल कम टू द एंड पार्ट, और वो चीज़ है कि दिस अकॉर्डिंग टू मी इज़ the Royal Enfield that a lot of people will aspire to buy. Yes, it will be the most expensive, but जितना हमने सुना है, और जब तक ये वीडियो आएगा तब तक आपको भी पता पड़ जाएगा कि इसकी प्राइसिंग क्या है। तो प्राइसिंग के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये लोग बहुत ही अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन की कोशिश कर रहे हैं। ना कि सिर्फ ये इंडिया में बहुत सारे बायर्स को अट्रैक्ट करेगी, बल्कि ग्लोबल मैप पे अगर आप बात करोगे दैट रॉयल एनफील्ड इज ग्रोइंग इन लॉट ऑफ मार्केट्स, तो वहां पर भी एक अच्छी प्राइस पॉइंट के साथ में दे कैन डू वंडर्स। सो आई थिंक दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए।